अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे स्त्री विमर्श की। मैंने आपको पहले ही ये बताया था कि स्त्री विमर्श का जो विषय है वो एक दीर्घ विषय है और यह अपने आप में एक विशालता लिए हुए भी है। इस प्रकार इसमें हम चर्चा कर रहे थे, तो उन चर्चा में आगे हम चर्चा करेंगे कि स्त्री केंद्रित रचनाओं में स्त्री की पद स्थिति सिर्फ स्त्री होने से नहीं होती। यानी स्त्री केंद्रित रचनाओं में स्त्री की पद स्थिति सिर्फ स्त्री होने से नहीं होती। उसकी भूमिका यदि एक खान मजदूर, एक वकील, एक शिक्षक या एक डॉक्टर की भी है, तब रचनाकार एक घरेलू स्त्री होने के नाते उसके अनुभव समेट सकती है। मतलब स्त्री केंद्रित रचनाओं में स्त्री की पद स्थिति सिर्फ स्त्री होने से नहीं होती। उसकी भूमिका यदि एक खान मजदूर, एक वकील, एक शिक्षक या एक डॉक्टर की भी है, यानी एक स्त्री खान मजदूर भी हो सकती है, एक स्त्री एक वकील भी हो सकती है, एक स्त्री एक शिक्षक या एक डॉक्टर भी हो सकती है, या एक रचनाकार भी हो सकती है। तो तब रचनाकार एक घरेलू स्त्री होने के नाते उसके अनुभव समेट सकती है। तो एक खनन मजदूर, एक वकील, एक शिक्षक, एक डॉक्टर होने के नाते पुरुष भी वे ही अनुभव कर सकता है जो एक स्त्री करती हो, या स्त्री भी वही अनुभव कर सकती है जो एक पुरुष करता हो। तो स्त्री देह के वे अनुभव जो सिर्फ स्त्री ही महसूस कर सकती है, में पुरुष लेखक की वही भूमिका होती है। जो स्त्री रचनाकार होने के नाते पुरुष देह के अनुभवों की अभिव्यक्ति करते समय होती है, तो वही अनुभूति एक पुरुष को भी लिखते वक्त यह हो सकती है। तो स्त्री के वैयक्तिक अनुभवों यानी मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव आदि पर पुरुष का लेखन रचना के धरातल पर तोला जाना महत्वपूर्ण है, न कि रचनाओं के धरातल पर। यानी एक स्त्री के वैयक्तिक अनुभव जैसे मासिक धर्म है, गर्भावस्था है, प्रसव है, इन पर पुरुष का लेखन रचना के धरातल पर तोला जा सकता है, महत्वपूर्ण भी है, परंतु न कि रचनावली के धरातल पर। क्योंकि रचनावली के धरातल पर तो एक स्त्री ही इन चीज़ों को सही तरीके से परिभाषित कर सकती है। यदि उसमें ताकत होगी तो सिर्फ पुरुष लेखन के आधार पर उसे नकारा जाना साहित्यिक न्याय नहीं है। क्योंकि अगर लिखने में, अगर मान लो स्त्रियों के बारे में, उसकी उन स्थितियों के बारे में अगर कोई पुरुष लेखक लिखता है, तो अगर उनमें ताकत है उसके लेखन में, तो फिर उनको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर नकार देंगे तो वह एक साहित्यिक न्याय नहीं है, बल्कि यह तो साहित्यिक अन्याय है। ऐसे पुरुष रचनाकार भी स्त्रीवादी माने जाएंगे। यानी ऐसे पुरुष रचनाकार जो स्त्रियों की इस प्रकार की स्थिति के बारे में लिखते हैं और उनके साहित्य में मान लीजिए कि ताकत है, तो फिर उनकी ताकत को नकारा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? नकारा नहीं जा सकता। ऐसे पुरुष रचनाकार भी स्त्रीवादी माने जाएंगे। यानी ऐसे जो रचनाकार है वो स्त्रीवादी माने जाएंगे। प्रख्यात कथा लेखिका
चित्रा मुद्गल, प्रख्यात कथा लेखिका चित्रा मुद्गल का मानना है कि वो क्या मानती है कि स्त्री विमर्श संपूर्ण अभिव्यक्ति का दायित्व है, कि स्त्री विमर्श संपूर्ण अभिव्यक्ति का दायित्व है। यदि यह बाबा नागार्जुन का स्त्री विमर्श है तो हमें मंजूर है। मैं नहीं मानती कि जो महिलाएं लिखेगी वही स्त्री विमर्श का हिस्सा होगा, लेकिन इसके साथ मेरी कुछ शर्त भी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि कुछ पुरुष स्त्री विमर्श को गलत दिशा दे रहे हैं। वे स्वच्छंदता को स्त्री विमर्श का नाम देना चाहते हैं। विडंबना यह है कि कुछ लेखिकाएं भी उनके बहकावे में आ रही है। यह दिशा हमें मंजूर नहीं है। यानी चित्रा मुद्गल क्या कहती है कि मान लीजिए स्त्री विमर्श संपूर्ण अभिव्यक्ति का दायित्व है, और वे मानती है कि महिलाएं लिखेगी वह स्त्री विमर्श का हिस्सा होगा, लेकिन इसके साथ कह रही हैं कि मेरी भी कुछ शर्तें हैं, और स्पष्ट मानना है मेरा कि कुछ पुरुष स्त्री विमर्श को गलत दिशा दे रहे हैं, और उनमें सहयोग कौन कर रही है? स्त्री लेखिकाएं भी सहयोग कर रही है। ये चीजें चित्रा मुद्गल की दृष्टि में उचित नहीं है, और वो साफ कहती भी है कि यह दिशा हमें मंजूर नहीं है। वो इस दिशा को आत्मसात भी नहीं करती। इसी प्रकार आगे देखिए इसी कड़ी में कि आगे वो क्या कहती है चित्रा मुद्गल कि इसलिए मैं जरूर मानती हूं कि स्त्री विमर्श की दिशा हम लेखिकाएं ही तय स्त्री पर केंद्रित प्रत्येक कृति स्त्री विमर्श की सीमा में नहीं आती, न ही स्त्री रचनाकार द्वारा रची गई प्रत्येक रचना। कि यह जरूरी नहीं कि कोई स्त्री रचनाकार स्त्री विमर्श के बारे में लिखती है तो वो 100% उस विषय के अनुकूल हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो पुरुष लेखक के बेखावे में आकर के भी ऐसा लिख सकती है। स्त्री दृष्टि सहजात दशा न होकर अर्जित स्थिति है। स्त्री दृष्टि जो है सहजात दशा न होकर क्या है? अर्जित स्थिति है। तो सिर्फ स्त्री होने के नाते स्त्री दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। यानी सिर्फ स्त्री है इसी कारण से अगर मान लीजिए वह स्त्री दृष्टि है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह पुरुषवादी सोच के अनुसार भी लिख सकती है, या उसकी सोच भी पुरुषवादी हो सकती है। तो स्त्रियां स्वयं की दुनिया को एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने की इतनी अभ्यस्त होती है कि उन्हें वह अपनी दृष्टि स्त्री की दृष्टि महसूस होती है। कि कई बार क्या होता है परिवार में कि स्त्रियां जो है परिवार में रहते हुए पुरुष दृष्टि को इतना आत्मसात कर लेती है कि उन्हें लगता है कि उनकी दृष्टि भी स्त्री दृष्टि के अनुकूल है। तो इस प्रकार ऐसी रचनाकार जो पुरुष वर्चस्व में रहती हो और पुरुषों से घुल मिल करके ज्यादा रहती हो, वो स्वतंत्र रूप से स्त्री के बारे में नहीं लिख सकती, क्योंकि वो अभ्यस्त हो जाती है। किस चीज के लिए? कि वो सिर्फ पुरुषों की दृष्टि को देखने में अभ्यस्त हो जाती है, और उन्हें महसूस होता है कि उनकी दृष्टि भी स्त्रियों के अनुकूल है। तो ऐसी स्त्री को हम मानक नहीं मान सकते। तो कई स्त्री रचनाकारों द्वारा स्त्री को इसी पुरुष दृष्टि से परखा गया है। तो कई स्त्री रचनाकार है उनको भी स्त्री को इसी पुरुष दृष्टि से परखा गया है। इन स्त्री रचनाकारों को हाशिए पर रख कर ही बात करनी हो जो पुरुष दृष्टि से आक्रांत है एवं पुरुषवादी नजरिए तक पहुंचने को स्त्री की मुक्ति में शामिल करती है। यानी वो कह रही हैं चित्रा मुद्गल कि इस प्रकार की स्त्रियां जो पुरुष दृष्टि को
आत्मसात कर लेती है या उन्हें ही महसूस करती है, ऐसी स्त्री रचनाकारों को हाशिए पर रखना चाहिए और हाशिए पर रख कर ही उनकी रचनाओं को देखा जाना चाहिए। इसके समानांतर पुरुषों में भी स्त्री दृष्टि उसी तरह में संभव हो सकती है जिस तरह स्त्रियों में पुरुष दृष्टि, कि इसी प्रकार जैसे स्त्रियों में पुरुष दृष्टि विकसित हो सकती है, वैसे ही पुरुषों में भी स्त्री दृष्टि विकसित हो सकती है। तो उनकी रचनाएं भी स्त्री के बारे में या स्त्री विमर्श के बारे में मानक स्तर पर सत्य हो सकती है। तो स्त्री को पढ़ना और स्त्री की तरह पढ़ना, स्त्री की तरह अनुभव में, स्त्री की तरह पढ़ना और स्त्री की तरह अनुभव, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तो स्त्री की तरह दृष्टि रखना यानी पुरुष दृष्टि भी स्त्री की तरह हो, यानी स्त्री को पढ़ना और स्त्री की तरह पढ़ना, दोनों में अंतर है। क्योंकि स्त्री को पढ़ना एक अलग बात है और स्त्री की तरह पढ़ना अलग बात है, क्योंकि वो स्त्रीत्व को आत्मसात करके उसके बारे में सोचते हैं, तो ये उनका पढ़ना हो गया। और स्त्री के बारे में पढ़ना वो तो एक अलग बात है। तो स्त्री की तरह अनुभव में या स्त्री की तरह पढ़ना और स्त्री की तरह अनुभव, ये भी अलग अलग है। क्योंकि स्त्री के अनुभव को पढ़ना और स्त्री की तरह अनुभव करना, ये एक अलग अलग बातें हो जाती है। तो यह है कि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि लेखक जिन तथ्यों सत्यों की अपनी बारीक संवेदना शक्ति में जिस तरह पकड़ पाता, कई बार भोगता भी नहीं पकड़ पाता है। क्या कह रही है चित्रा मुदगुल कि जिन तथ्यों सत्यों की अपनी बारीक संवेदना शक्ति में जिस तरह पकड़ पाता, कई बार भोगता भी नहीं पकड़ पाता, कि कई बार जिसके साथ ये घटनाएं घटित हो गई हो वो भी उतना महसूस नहीं कर पाता जितना कि उसको देखने वाला या उसके बारे में सोचने वाला करता हो। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो पुरुष लेखक में भी हो सकती है। तो अनुभव करने की क्षमता लेखक को लेखक बनाती है। तो अनुभव करने की क्षमता है वो लेखक को लेखक बनाती है, क्योंकि भोगने और महसूस करने की क्षमता सभी में एक सी नहीं होती। क्योंकि एक तो भोगने और महसूस करने की क्षमता सभी में एक सी नहीं होती। कई लोग भोग करके भी महसूस नहीं कर पाते और कई बिना भोगे उसको महसूस कर लेते हैं। तो संवेदना के बिना रचना बन ही नहीं सकती। अगर संवेदना ही नहीं है तो फिर रचना का निर्माण असंभव है, चाहे कितना ही सामाजिक यथार्थ आपके पास हो। परंतु अगर आपके पास संवेदना नहीं है तो आप उस यथार्थ को नहीं लिख सकते। यह अतिवादी बात है कि स्त्री ही स्त्री लेखन कर सकती है, यह अतिवादी बात है, क्योंकि लिखना तो पुरुष लेखक भी लिख सकता है। तो एक स्त्री कलाकार, कवि या लेखक के सर्जन रूप में जो भी विचलन पैदा करता है वह एक सर्जक विचलन है, स्त्री या पुरुष का नहीं, बल्कि वह ऐसा तभी कर पाती है जब वह भूल जाती है कि वह स्त्री है या पुरुष। यानी अगर स्त्री के बारे में लिख रहे हैं तो लेखक या रचनाकार यह भूल जाता है कि वह स्त्री है या पुरुष, तभी वो उसके बारे में आमूलचूल रूप से लिख सकता है। सर्जन को सर्जन की तरह देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज पितृशतात्मक समाज है और साहित्य भी पितृशता की कैद से मुक्त नहीं रहा है। चाहे वह आदिकालीन साहित्य हो, मध्यकालीन हो या आधुनिक, किसी भी प्रकार का साहित्य हो, चाहे आदिकालीन हो, चाहे मध्यकालीन हो या आधुनिक हो, हमेशा उस पर जो गहरी छाया रही है वो पितृशतात्मक परिवार की या पितृशतात्मक समाज की ही रही है। इस संदर्भ में शालिनी माथुर लिखती है, इस संदर्भ में शालिनी माथुर ने क्या लिखा है कि साहित्य सृजना पर अधिकतर पुरुषों का ही अधिकार रहा है, कि साहित्य सृजना पर ज्यादातर किसका वर्चस्व रहा है? पुरुषों का ही अधिकार रहा है।
अतः साहित्य में स्त्री के रूपाकार की सृजना भी पुरुष वर्चस्व के अधीन रही। उसमें स्त्री भी वही सोचती और करती हुई निरूपित हुई जैसे सोचती और करती हुई स्त्री पुरुष चाहता है। जैसे पुरुष चाहता है कि स्त्री कैसे सोचती है, क्या करती है, वही सोच स्त्रियों को भी हो गई। तो साहित्य में चित्रित स्त्री भाव स्त्री भाव भी पुरुष द्वारा निरूपित कर रहा है। इसलिए वह स्त्री का भाव हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि साहित्य में जो चित्रित स्त्री भाव है वह भी पुरुष द्वारा निर्धारित और निरूपित किया गया है। इसलिए यह स्त्री का भाव हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो वही किया है या वही लिखा है जो उन्होंने समाज में देखा है। और समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में या समाज में स्त्रियों का कोई अन्य औचित्य न होकर वो सिर्फ उन्हीं के अनुसार लिखती रही है। तो आज के कालांश में हम सिर्फ स्त्री विमर्श के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले कालांश में स्त्री विमर्श पर और अत्यधिक चर्चा करेंगे और अन्य साहित्यकारों के कथनों को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।